हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सबने देखा कि कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कैसे इनका मैनेज हो रहा है। ठीक है, कैसे इनका मैनेजमेंट होता है, कैसे इनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा इनका कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो कौन कौन से कंपार्टमेंट में है, एडिमा क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, कितना कंपोजिशन कहाँ कौन से एरिया के अंदर प्रेजेंट है, वो सारा कुछ हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया। आज की क्लास है हमारी उसी क्लास का कंटिन्यूएशन है, उसी क्लास का सेकेंड पार्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि फ्लूइड बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट की। हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, ठीक है, चाहे वो लिम्फ होगा, ब्लड होगा, ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होंगे, वाटर होगा, ठीक है, ये सारा ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, यहाँ से जो न्यूट्रिशंस हैं, जो गैसेज है, उनका एक्सचेंज कैसे हो रहा है, वो सारा कुछ हम देखेंगे आज, ठीक है, आज की क्लास के अंदर। तो बने रहिए हमारे चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी की बात करें, फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में होता है हमारे पास सबसे पहले ब्लड, लिम्फ, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, ठीक है, जॉइंट के फ्लूइड्स हो सकते हैं, जॉइंट फ्लूइड, ठीक है, जो भी हमारे जो सिक्रेशंस हैं, सिक्रेशंस हैं, वेरियस सिक्रेशंस लिख सकते हैं, वेरियस सिक्रेशन। तो ये सारे हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन सब का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी बॉडी में, ये एक साइड से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे ये मूव कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमने इस क्लास के अंदर आज देखना है। तो फर्स्ट वन है हमारा जो बॉडी फ्लूइड्स के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके अंदर फर्स्ट वन है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए जा सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, एक सेमी फिल्ट्रेशन मतलब, फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर होकर के, ठीक है, फिल्टर होकर के कि सेलेक्टिव पार्टिकल्स का यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू भी जा सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू भी ये जा सकते हैं। तो बॉडी फ्लूइड से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो 5 मैकेनिज्म काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पांचों बॉडी फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। आइए अब इनको डिटेल से एक वन बाय वन एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारा फर्स्ट वन जो मैकेनिज्म था जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स है वो ट्रांसफ्यूज हो रहे हैं, फर्स्ट वन मैकेनिज्म हमारा क्या है? फर्स्ट वन है हमारा डिफ्यूजन के थ्रू। कि डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए डिफ्यूजन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर या जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो, एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। फर्स्ट वन हम देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करें तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर बना लिया हमने यहाँ पे। इस इसमें हमने क्या कर लिया, पानी भर लिया है। पानी भरने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने थोड़ी थोड़ी जो रेड कलर की है वो मिला दी हमने इसमें चीनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखोगे जो पानी भरा हुआ है, पानी और इसमें क्या था अपना वाटर आ गया प्लस चीनी, शुगर, दो चीजें हो गई। तो हमने क्या किया, इस एक गिलास के अंदर जो पानी है वो ज्यादा है और शुगर क्या है, कम। यानी कि मान लेता हूँ कि मैंने 250 ml है वो क्या लिया है, पानी लिए है, और 2 TSP, 2 टेबल स्पून मैंने लिए है किसके, चीनी के या शुगर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, जो वाटर है वो तो कहलाता है सॉल्वेंट, मतलब जो किसी भी फ्लूइड या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर
जो भी कॉन्स्टिट्यूट अगर वो जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर है वो क्या कहलाता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। और जो कम अमाउंट के अंदर है वो क्या कहलाएगा सॉल्यूट, वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर कि सॉल्यूट वो होगा, यहाँ पे देखिए इस ग्लास वाले एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखिए जो वाटर है वो काम करेगा आपका सॉल्वेंट का, और जो शुगर है वो काम करेगी आपकी सॉल्यूट का, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इन ये दोनों चीज़ें आपको समझना जरूरी होता है अगर आप डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन ये सारा कुछ समझना चाहते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसमें इतना सा ही है कि कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है, जो भी कॉन्स्टिट्यूट्स है, जो भी सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो अगर कोई कुछ भी जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर है वो कहलाता है सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट के अंदर है वो आपका क्या कहलाएगा सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होते हैं डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट क्या करते हैं सॉल्यूट मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूट है, सॉल्यूट मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा सब, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा से कम की ओर क्या करेगा ट्रांसपोर्ट होगा या फिर मूव करेगा। यहाँ पे सॉल्यूट क्या कर रहा है मूव करेगा। जैसे कि हम बात करें इसी एग्जांपल की अगर हम बात करना चाहें तो जैसे ही आप इसके अंदर इस पानी के अंदर आप जैसे ही चीनी डालते हो, ठीक है, चीनी डाल रहे हो तो चीनी डालते ही क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आप वाटर के साथ शुगर मिक्स करोगे, वाटर के साथ आप शुगर मिक्स कर रहे हो, वाटर कितना आपका 250 ml था, ये थी 2 TSP 2 टेबल स्पून आपकी। तो इसमें देखिए जैसे ही आप शुगर को मूव करोगे, अब यहाँ पे देखो ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ पे इजी कर देंगे आपके लिए थोड़ा सा, सॉल्वेंट आपका वाटर है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट, और ये क्या कहलाएगा सोल्यूट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा सोल्यूट कहलाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर क्या इसमें देखिए इसमें डिफ्यूजन का मतलब समझिए, ठीक है, इसमें आप डिफ्यूजन का मतलब समझोगे तो जो सोल्यूट है उसका मूवमेंट होगा, सोल्यूट का क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है, सोल्यूट क्या कर रहा है मूव कर रहा है, सोल्यूट क्या करेगा मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा जी, ये मूव करेगा जहां पर इसकी ज्यादा अमाउंट है, मतलब आपने चीनी डाली, चीनी डालती मान लीजिए सेंटर में चीनी डाली, अब सेंटर में चीनी डाली तो सेंटर में क्या हो गई चीनी का अमाउंट क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो अब वो क्या करेंगी ऊपर की तरफ मतलब पूरे पानी में घुलने की कोशिश करेगी और पूरे पानी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगी, ताकि जो इक्विलिब्रियम है जो बैलेंस है चीनी का वो चारों तरफ सेम हो जाए, ठीक है। तो इसमें सोल्यूट क्या करेगा मूव करेगा, कहाँ कहाँ से मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा लो कंसंट्रेशन में, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा लो कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के अंदर इतना सा ही याद रखो कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट मतलब जो पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट के अंदर है वो कहलाते हैं आपके सोल्यूट। अब जो सोल्यूट है वो क्या कर रहा है, ठीक है, जो सोल्यूट है वो क्या है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, अगर आपका सोल्यूट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी डिफ्यूजन कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि डिफ्यूजन के दौरान मान लीजिए जो डिफ्यूजन अकर है, डिफ्यूजन का जो अकरेंस हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो हो सकता है कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है। ये कहाँ से हो सकता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी ये हो सकता है, ठीक है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं हो सकता है। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ कैसे, देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमने क्या बना ली, यहाँ पर एक बन जाएगी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बनेगी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला जो है पार्ट आपका, ये वाला जो पार्ट है
ये क्या कहलाएगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाला क्या बन गया आपका, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें देखिए ये पानी भर दिया अपन ने, मतलब हम ये कहते हैं कि एक साइड में हम रख लेते हैं आपके, ठीक है, एक साइड के अंदर हम क्या रखेंगे आपके, सॉल्वेंट्स, ठीक है। एक साइड में हम क्या रखेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या है, सॉल्वेंट्स हैं। सॉल्वेंट्स की बात करें तो ये आपका हो गया पानी। दोनों साइड में पानी का कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है। दोनों साइड में क्या है, पानी का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, सॉल्वेंट हो गया। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट पे किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें मिलाऊंगा चीनी, ठीक है। मैं इसमें मिला देता हूँ, ये लो साहब, इसमें मिला रहा हूँ मैं, चीनी मिला देता हूँ। चीनी मिला दी मैंने इस एरिया के अंदर, मान लो जहाँ मैंने ग्रीन से लिखा है या ग्रीन से जो बनाया है, आई होप डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ये हो गया आपका, ये वाला आपका क्या हो गया, सोल्यूट। ये जो सोल्यूट बन गया, ठीक है साहब, ये जो सोल्यूट बना है, अब ये सोल्यूट क्या करेगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए जो सोल्यूट है वो मूव कहाँ करेगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन किधर जाता है, ये लो ए और बी, ठीक है, दो चीजें बना ली। तो बी पोर्शन के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। तो अब सोल्यूट क्या करेगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए ए की तरफ, ए पार्ट की तरफ आना शुरू कर देगा। मतलब इसका जो मूवमेंट होगा वो इस तरफ से होना शुरू हो जाएगा। जो चीनी है उसका मूवमेंट हो जाएगा इधर, चीनी है वो मूव करना शुरू करेगी इधर। और कब तक मूव करेगी, ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। टू एस्टेब्लिश ए स्टेट ऑफ, to establish a state of equilibrium, establish state of equilibrium। एक इक्विलिब्रियम की जब बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड में, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साइड में जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, चीनी का अमाउंट है दोनों तरफ सेम हो जाएगा, तब जाकर के ये डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, रुक जाती है। तो ये बताया गया है एक सेकंड पॉइंट के अंदर की, सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू भी इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू हो सकता है, लेकिन थर्ड वन पॉइंट ये कह रहा है इसमें कि अगर कोई सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, अगर कोई सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है तो वो क्या करेगी, सेलेक्टिव सब्सटेंसों को ही क्या करेगी, अलाउ करेगी। डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, डिफ्यूजन होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन वो मेम्ब्रेन क्या है, एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि कुछ जो पर्टिकुलर पार्ट है या पर्टिकुलर जो सोल्यूट है, पर्टिकुलर जो टाइप का जो सॉल्यूशन या सोल्यूट होगा उसी को वो जाने देगी, बाकी सारे सोल्यूट्स को वो क्या कर देगी, रोक देगी, ठीक है। इस एग्जांपल को या इस पॉइंट को मैं समझाना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि सेलेक्टिवली जो मेम्ब्रेन है, जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, जो सेलेक्टिव सोल्यूट्स होते हैं उन्हीं को ये जाने देती है, बाकी किसी को भी जाने नहीं देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, इस पॉइंट का मतलब समझिएगा स्टूडेंट्स। इस पॉइंट्स का मतलब समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। इस पॉइंट्स का मतलब समझने के लिए देखते हैं थोड़ा सा कि अब देखना, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन है जो क्या है, एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन नीचे लिख देते हैं अपन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब समझिएगा, ये वाली आपकी जो साइड है वो हो जाती है ए और ये हो जाती है आपकी बी, ठीक है जी, ए और बी।
ठीक है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें, यहाँ पर है वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो वाटर का क्या इक्विलिब्रियम बना हुआ है दोनों तरफ, तो वाटर का मूवमेंट हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूसरा सब्सटेंस है, एक तो है शुगर और एक आ गया अब साल्ट। ठीक है, दो चीजें ले ली अपन ने। अब ये जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है वो केवल साल्ट को ही डिफ्यूजन के थ्रू पार होने देती है, मतलब जो साल्ट होगा वो ही इसको क्रॉस कर सकता है, वो ही इसको साल्ट है वो क्या करेगा, साल्ट ही क्रॉस करके पार्ट बी से पार्ट ए की तरफ आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, साल्ट के लिए सेलेक्टिव है, और शुगर को ये क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, रोक देगी, शुगर को ये पार नहीं करने देगी। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब यहीं पे समझ में आ रहा होगा आपको कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो पर्टिकुलर सोल्यूट होगा उसी को वो जाने देगी, सेलेक्टिव सोल्यूट्स को ही वो जाने देगी। बाकी ऐसा नहीं है कि जो भी सोल्यूट है वो सारे के सारे सोल्यूट चले जाए। हाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाने देगी, बराबर करेगी, दोनों तरफ ए और बी में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक वो डिफ्यूजन करेगी सोल्यूट का। लेकिन यहाँ पर जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगाई है या जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं, उसमें क्या होगा, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसको वो अलाउ करेगी, ये जो मेम्ब्रेन जिसको भी अलाउ करेगी ना वो ही जा सकेगा। अगर ये मेम्ब्रेन साल्ट को अलाउ कर रही है तो साल्ट ही यहाँ से पार होके पार्ट बी से पार्ट ए की तरफ आ सकता है, शुगर यहाँ से पार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो इसको अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो डिफ्यूजन के अंदर हमने देखा कि डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे ये बताया गया है कि जो सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और कब तक होता है, जब तक दोनों साइड के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड के अंदर जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस नहीं हो जाता, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, आपके डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहेगी। उसके बाद आपके एक सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, जो सेलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं, सेलेक्टिव सॉल्यूट होता है, उसी को वो क्या करती है, अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, डिफ्यूजन होने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है उसमें आता है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज ए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसका मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है, सॉल्वेंट का मीनिंग है, सॉल्वेंट का मीनिंग वो होता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूट ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो कम अमाउंट में होगा वो कहाँ क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस के अंदर बात करते हैं अपन, ऑस्मोसिस की अगर बात करें, ऑस्मोसिस की अपन बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या कर रहे हैं, ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। अब सॉल्वेंट का मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब कहाँ से कहाँ हो रहा है वो वाला देखिए, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू दिस हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, सॉरी,
ठीक है, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू कहाँ से, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से लेकर के हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए ठीक है, ये एक बॉक्स बना लेते हैं या फिर एक डायग्राम है। इसमें देखिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, इसमें लगाते हैं अपन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी अपन ने। ठीक है, इसमें अपन ने लगा दी, क्या लगा दी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को अलाउ करिए। तो इसमें देखिए, ठीक है, इसमें है सॉल्यूट, यहाँ पर देखो सोलवेंट, सोल्यूट, इसमें क्या हो रहा है, एक सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। किधर से हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। मैं ये मान लेता हूँ कि पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट ए के अंदर क्या है, जैसा कि डायग्राम के से पता लग रहा है, ठीक है, तो ये पार्ट ए के अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। किसका लो कंसंट्रेशन है, सोल्यूट का, लो सोल्यूट, और यहाँ पे हाई सोल्यूट, यहाँ पर आपका हाई सोल्यूट। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है हमारा, ये जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है हमारा, वो किसके थ्रू मूवमेंट करेगा, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है वो मूव करेगा इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हमारा जो सॉल्वेंट है वो इधर मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा था, डिफ्यूजन के अंदर यहाँ पे देखिए, डिफ्यूजन के अंदर कौन मूव कर रहा था, सोल्यूट मूवमेंट कर रहा था, और ऑस्मोसिस के अंदर कौन मूवमेंट कर रहा है, सॉल्वेंट मूवमेंट कर रहा है। कहाँ से, लो हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि किसकी लो कंसंट्रेशन, साहब लो कंसंट्रेशन है किसकी, सोल्यूट की। स्टूडेंट, सोल्यूट की लो कंसंट्रेशन से सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, पैसिव है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब है पैसिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पैसिव और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। ठीक है, देखिए हर सॉल्यूशन ये चाहता है कि उसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। चाहे हमारी बॉडी है वो भी ये चाहती है कि एक जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस में रहे। ठीक है, कोई भी किधर भी, कोई भी किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी फ्लूइड है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो ना तो हाई हो ना लो हो, एक जो नॉर्मल रेंज बनाई हुई है, उसी नॉर्मल रेंज, जो रिक्वायर्ड नॉर्मल रेंज होती है, उसी रिक्वायर्ड नॉर्मल रेंज के अंदर अगर प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी यही चाहती है, यही एस्टेब्लिश करना चाहती है, मतलब बैलेंस बना के रखना चाहती है। अगर कोई भी बैलेंस, मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सॉल्वेंट का मूवमेंट करना है, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, तो जो सोल्यूट है जिस तरफ लो होगा वहां से सॉल्वेंट मूव करना शुरू करेगा हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। तो ये जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है, तो उस सॉल्वेंट के मूव करने से क्या हो रहा है, सोल्यूट का जो बैलेंस है वो हो रहा है, सोल्यूट का इक्विलिब्रियम हो रहा है, साथ के साथ सॉल्वेंट का भी इक्विलिब्रियम हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम, सॉल्वेंट क्या कर रहा है, अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए इसको बोला गया है कि ऑस्मोसिस इज ऑल्सो है, ऑस्मोसिस इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव मैकेनिज्म है। यहाँ पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर लास्ट क्लास में है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, मैं उनका डेफिनेटली आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वन आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आप देखिए,
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर है जब मोर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, वो वन साइड किसी भी जो मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड में तो क्या है, मोर कंसंट्रेशन है, किसका है? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, वन जो भी सॉल्वेंट अपना उसका वन मोर कंसंट्रेशन है, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इन अदर साइड, ठीक है। जो सॉल्यूशन है उसका क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ तो सॉल्यूशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है वो क्या है, कम है। यहाँ पे पूरे ना तो सोल्यूट की बात हो रही है ना सॉल्वेंट की, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर के क्या बना रहे, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ठीक है, देखिएगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है वो बनाते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है वो उसमें देखिए, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आपने एक मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है, आपने क्या किया, एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, अपन एक बॉक्स बनाते हैं अपना, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर क्या किया अपन ने, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना दी। तो अगर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ मान लीजिए राइट हैंड साइड, और ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा सॉल्यूशन है, एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का और एक तरफ कम कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, एक तरफ क्या है, कम कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का। इसमें यही बताया गया है, ठीक है, अगर किसी एक साइड के अंदर मान लीजिए जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें देखिएगा आप, ठीक है, अगर एक मोर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इन वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड लेस कंसंट्रेशन ऑन अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ए पुल कॉल्ड पुल प्रेशर या पुल कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ड्रॉ थ्रू द वाटर द मेम्ब्रेन टू मोर कंसंट्रेशन साइट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के एक तरफ तो है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ सॉल्यूशन ज़्यादा है और एक तरफ सॉल्यूशन क्या है, कम है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए। जो प्रेशर लग रहा है ना, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है एक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए, बैलेंस एस्टेब्लिश करने के लिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, वो प्रेशर क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है, एक तरफ मोर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, वो किस तरफ है, एक साइड, और दूसरी साइड में क्या है, लो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या है, कम है, एक तरफ कम है और एक तरफ ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आपको, इस वाले साइड में शुगर प्लस वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, मतलब इधर पानी ज़्यादा मीठा है, ठीक है, मोर स्वीट, ठीक है, और इधर पानी है वो क्या है, सॉल्यूशन सेम है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि सॉल्यूशन क्या है, सेम है, सॉल्यूशन क्या है, सेम है, पानी और शुगर का ही सॉल्यूशन है दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, और एक तरफ क्या है, कंसंट्रेशन है वो कम है, लेस स्वीट। स्वीट का यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक तरफ पानी है वो कम मीठा है और एक तरफ पानी है वो क्या है, ज़्यादा मीठा है। जिस तरफ ज़्यादा मीठा होगा डेफिनेटली कि उस साइड में क्या होगा, वहाँ पे चीनी का अमाउंट क्या है, ज़्यादा होगा, और एक तरफ क्या होगा, चीनी का अमाउंट क्या है, कम है। तो एक सोल्यूशन है जिसकी जो कम मीठा है, एक सोल्यूशन है वो ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। वो प्रेशर क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर किसी को नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन है हमारा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा फिल्ट्रेशन। की फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है, देखना स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है।
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें स्टूडेंट, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है, आप देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में सॉल्यूशन होता है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो क्या करता है, अपनी जो भी जिस भी वो कंटेनर के अंदर है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर कोई हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या चल रहा है, ब्लड चल रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है वो क्या है, 1 सेकेंड, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ये ब्लड है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये ब्लड चल रहा है जी। अब ये जो ब्लड जो चल रहा है इसके अंदर, तो ये ब्लड क्या करेगा जी, ये ब्लड क्या करेगा, इसकी दीवारों के ऊपर जो प्रेशर लगाता है यहाँ पर, ठीक है, ब्लड क्या करेगा, ये इसकी दीवार, ब्लड वेसल्स की दीवार पे प्रेशर लगा रहा है, तो जो प्रेशर ब्लड वेसल्स की दीवार पे लगा रहा है वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। और किधर मूव कर रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको बताना चाह रहा हूँ, कि ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन बाद में, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है, जो भी जो सॉल्यूशन है, जो चाहे वो सॉल्यूट होगा चाहे सॉल्यूएंट है, ठीक है, उनका मूवमेंट हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है फिल्ट्रेशन के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट में क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सॉल्यूशन और सॉल्यूट का क्या हो रहा है, वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से प्रेशर कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ, मोर टू लेस प्रेशर, ठीक है, मोर टू लेस प्रेशर की बात करते हो आप, ठीक है, तो मोर टू लेस प्रेशर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन है, अभी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू जो सॉल्यूशन है, या जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला करके बोल सकते हैं सॉल्यूशन का जो मूवमेंट होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू, वो किधर से किधर होगा, हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगा, मूवमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जब भी हम क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम एग्जाम्पल की बात करें, हम किसी भी पानी को छान रहे हैं, या फिर मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें अपन चाय को छानते हैं, ठीक है, तो जैसे ही अपन चाय को छानते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारा होता है पतीला, जिसमें से अपन को क्या करना है, चाय को छानना है, चाय को छानते समय हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक छलनी, ठीक है, छलनी को यूज़ किया, चाय छानेंगे अपन कप के अंदर, जो भी हमारा कप होगा उस कप के अंदर हम चाय छानेंगे, तो क्या होगा, इस जो पतीला है उस पतीले को हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ करके काफी ऊपर से गिराते हैं, ऊपर से गिराएंगे, और ऊपर से गिराने का रीजन क्या है, ठीक है, चलनी के अंदर जो चाय है वो जब हम गिराते हैं तो उसको ऊपर थोड़ा हाइट से गिराया जाता है, हाइट से क्यों गिराते हैं, ताकि जो पानी है वो गिरे, जब चलनी पे गिरे तो क्या होगा, वहां पर वो एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, और उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, चलनी के ऊपर की तरफ जिस साइड से अपन छान रहे हैं उस साइड में क्या है, प्रेशर है वो ज्यादा है, तो सॉल्यूशन मूव करेगा नीचे की तरफ, और वो चाय है वो क्या हो जाएगी, चलनी से फिल्टर होकर के कहाँ जाएगी, कप के अंदर आ जाती है। तो ये इसका एक एग्जांपल है फिल्ट्रेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन होता है, अब देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की अगर जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक वो प्रेशर है जो क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ठीक है, वेट फॉर एग्जेक्टेड बाय द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की वजह से, सॉल्यूशन के वेट की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन के प्रेशर या सॉल्यूशन के वेट की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन है वो कितना है, 5 kg का, और यहाँ पर है 1 kg, 1 kg का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब जो सॉल्यूशन है, दोनों तरफ सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या वेट किस सॉल्यूशन का ज़्यादा है,
इस वाले सॉल्यूशन का, मतलब ए साइड वाले सॉल्यूशन का क्या है, वेट ज़्यादा है। तो अब ये ए साइड वाला सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, बी साइड वाले सॉल्यूशन के ऊपर क्या करेगा जी, प्रेशर लगाएगा। किस वजह से प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर लग रहा है इस सॉल्यूशन के वेट की वजह से। वेट, वेट, इसमें जो वजन है, इसके अंदर जो वेट है, उस वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और वो प्रेशर क्या कहलाता है, इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये प्रेशर क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। अगर किसी सॉल्यूशन का जो वेट है, वजन है, वो अगर वेट की वजह से, वजन की वजह से उसका जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज स्टूडेंट्स इसको नोट करके चलिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि एट द आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी, जब आर्टरीज एंड हो रही है कैपिलरी के अंदर, ठीक है, जैसे एरोटा, एरोटा डिवाइड हो जाएगी आपकी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, बहुत सारी आर्टरीज, और बहुत सारी आर्टरीज जैसे जैसे डिवाइड होती जाती हैं वैसे वैसे वो बनाती हैं आर्टीरियोल्स, ठीक है, आर्टीरियोल्स बनाएंगी। और जब आर्टीरियोल्स, बहुत सारे आर्टीरियोल्स जब मिलेंगे तो वो जैसे जैसे वो एडवांस होंगे वो बन जाएंगे आपके आर्टीरियल्स, डिवाइड हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, कैपिलरीज। ठीक है, पहला क्या था, एओर्टा, एओर्टा से बनी आपकी आर्टरी, आर्टरी से आपके क्या बनेंगे, आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियल से आपका बन जाएंगी कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा, एट द आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी, जब आर्टरीज एंड हो रही है कैपिलरी, यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एट द आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज हाई, वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। देन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर, देन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का जो वेट, सॉल्यूशन का जो वजन होता है, जो ब्लड का जो वेट होता है, वो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जिस वजह से ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड और जो डिफ्यूजिबल सॉल्यूट्स होते हैं मूव आउट टू द कैपिलरी, वो क्या हो जाते हैं, कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा आपको, ये कोई टिश्यू है, ये पर्टिकुलर हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन है, जो कुछ भी आप इसको मानना चाहो मान लीजिए। इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आई आप एरोटा, एरोटा के बाद आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आएंगे आपके आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स के बाद आपके यहाँ पे नेटवर्क बनेगा, किसका बनेगा, नेटवर्क, नेटवर्क बन जाएगा आपके कैपिलरीज का, कैपिलरीज का नेटवर्क। तो कैपिलरीज का जो नेटवर्क बना है, ठीक है, ये जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो मोर होता है, मोर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मोर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस टिश्यूज के अंदर, यहाँ पे जो कैपिलरीज है उसके अंदर क्या, ब्लड क्या लेके जा रहा है टिश्यू के पास, न्यूट्रिशंस, ठीक है, न्यूट्रिशंस है, ऑक्सीजन है, तो वो जो न्यूट्रिशंस हैं और ऑक्सीजन है उनकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो आपके न्यूट्रिएंट्स थे, कौन से थे, ऑक्सीजन थी और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करें तो ग्लूकोज मान लो, चाहे न्यूट्रिशन थे, वो क्या हो जाते हैं, इस कैपिलरीज से निकल करके वो चले जाते हैं आपके, इस कैपिलरीज से निकल करके वो चले जाते हैं आपके टिश्यूज़ के अंदर, यहाँ से वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और यहाँ से डिफ्यूज होकर के वो कहाँ चले जाते हैं, टिश्यूज़ के अंदर, और टिश्यूज़ के अंदर जाकर के क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर आपका टिश्यू है उसको वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन, जो भी वो न्यूट्रिशन वगैरह आर्टरी के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो भी न्यूट्रिशंस आए थे, वो सारे न्यूट्रिशंस वो क्या कर देते, डिफ्यूज होकर के चले जाते हैं टिश्यूज़ के पास, और टिश्यूज़ के पास डिफ्यूज होकर के जाने के बाद क्या होता है, वो डेफिनेटली वहाँ पर क्या करते हैं, जो जो उनका जो जो उनकी कमी है वहाँ पर वो चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं, और टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड वन पॉइंट कि आर्टीरियल एंड के ऊपर, कि आर्टीरियल एंड के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, की आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। आर्टीरियल एंड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, आर्टीरियल एंड के ऊपर, आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो
डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाती है। डिफ्यूजन मतलब जो भी ऑक्सीजन गई थी, न्यूट्रिशंस गए थे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स गए थे, न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स गए थे, वो सारे क्या होता है, डिफ्यूज होकर के टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, कैपिलरीज से निकल करके वो कहाँ चले जाते हैं, टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए सेकेंड वन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि एट द वेनस एंड, वेनस एंड पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है बजाय आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तुलना में। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है, हायर होता है देन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वेनस एंड के ऊपर मिलता है, ठीक है। आर्टीरियल एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा था क्योंकि वहां से न्यूट्रिशन है उस सब कुछ लेकर के आ रहा था ब्लड, तो उस वजह से वहां पर जो वजन था वो ज्यादा था। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वेनस एंड के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो क्या हो जाएगा, कम, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ से वेनस एंड शुरू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिर कैपिलरीज, सॉरी, ठीक है, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा वेनस एंड, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद आप शुरू हो जाएंगे आपके वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद हो जाएंगे आपकी वेन्स, वेन्स के बाद हो जाएंगे आपकी जो मेजर वेन्स है, लार्जर वेन्स है बॉडी की, वो वेन्स है वहाँ पे क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लेस हाइड्रोस्टेटिक, लेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और क्या है, मोर, यहाँ पर मोर लेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे मोर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर मोर होने की वजह से क्या होगा, इस सब्सटेंस या इस टिश्यूज के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज होकर के आ जाएंगे वेन्स के पास, वो डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाएंगे, वेन के पास आ जाएंगे, वेन के अंदर जाना शुरू कर देंगे और वेन के थ्रू जा करके वो चले जाएंगे मेजर वेन, मेजर वेन से हार्ट, हार्ट से फिर हार्ट से ब्लड सप्लाई हो जाएगी रीनल को, रीनल उसको क्रिएट कर देती है। तो ये सारा क्या है, समझाने की कोशिश की गई है आप लोगों को कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन की सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए टिश्यूज के बीच में, ठीक है। तो वो वहाँ पर कैसे काम कर रहा है वो समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो एक्सिस फ्लूइड, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जो एक्सिस फ्लूइड बच गया है और जो सॉल्यूट रिमेनिंग है, ठीक है, एक्सिस फ्लूइड और जो रिमेनिंग सॉल्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। और इंटरस्टिशियल स्पेस से वो क्या होता है, वो वेनस जो लिम्फेटिक चैनल है, लिम्फेटिक चैनल नहीं है, लिम्फेटिक जो अपना फ्लूइड होता है उसके थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट, उनके थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड के अंदर, इंट्रावीनस कंपार्टमेंट के अंदर वो आ जाते हैं, ठीक है। वो इंट्रावीनस कंपार्टमेंट के अंदर क्या करते हैं, आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इस टिश्यूज के अंदर कोई लार्ज पार्टिकल होता, कोई भी लार्ज पार्टिकल होता तो वो क्या करता है, ये पार्टिकल आ जाता है यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो भी टिश्यू के सेल्स के चारों तरफ जो भी स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा, अपना इंटरस्टिशियल। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आने के बाद ये कहाँ जाएगा, लिम्फ में, ये चला जाएगा आपका लिम्फ में, और लिम्फ के बाद कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू, लिम्फेटिक सर्कुलेशन कहाँ जाके मिक्स होता है स्टूडेंट्स, वेन के अंदर, जो मेजर वेन होती है उनके अंदर जाकर के ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा वेनस सर्कुलेशन के अंदर, ये आ जाएगा अब आपका वेनस सर्कुलेशन के अंदर ये आ जाता है। तो ये है यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में एक समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वन है ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था जब हमने इंट्रावीनस फ्लूइड पढ़े थे, और आज दोबारा आया तो एक बार एक रिवीजन हो जाएगा हम सबके लिए, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी को पढ़ते हैं। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर की 1 किलो वाटर के अंदर या 1 लीटर वाटर के अंदर जो सॉल्यूट होता है
वो कितना है, वो कहलाता है उसकी ऑस्मोलैरिटी कहलाता है। ऑस्मोलैरिटी कहलाता है 1 लीटर के अंदर कितना सोल्यूट घुला हुआ है या कितना सोल्यूट है, वो उसकी क्या कहलाता है, ऑस्मोलैरिटी कहलाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय मिली ऑस्मोल्स। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मिली ऑस्मोल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय मिली ऑस्मोल्स, जो कि मिली ऑस्मोल्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है, मेजर। ये यूनिट है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है इसका, यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज याद रखिएगा इसको, कि नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज 275 टू 295 मिली ऑस्मोल्स पर केजी। याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये सवाल एम्स नॉर्सेट के अंदर पूछा गया है। नॉर्सेट है, डीएसएस भी है आपका, ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ है, ईएसआईसी है। ठीक है, इन एग्जाम्स के अंदर इसको बहुत बार पूछा गया है कि नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 275 से 295 मिली ऑस्मोल्स पर केजी नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है प्लाज्मा की। बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया गया है, बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक के ऊपर हाईलाइट करके इसको नोट कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।